Today's topic is variation of A, G, and S with T, V, and P. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमें इनका वेरिएशन देखना है वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर वेरिएबल्स के साथ देखना है। ठीक है, जिसमें एक हमारा क्या है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, वर्क फंक्शन, ये क्या है, फ्री गिव्स फ्री एनर्जी, और एस क्या है, इंट्रोपी। इन तीनों का वेरिएशन देखना है। तो अगर जैसे हमने जिस क्रम में लिखा ए जी एस, लेकिन हमने इसको पढ़ाया कैसे है? सबसे पहले हमने उस चीज को पढ़ाया है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया कि भाई गिव्स फ्री एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए केमिस्ट। वहीं अगर हम एक फिजिस्ट की बात करें तो फिजिस्ट के लिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ए की वैल्यू जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वर्क फंक्शन या जिसे ऑर्बिट कह रहे थे उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जी फंक्शन है, बीइंग ए केमिस्ट हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इस पे होंगे। फिर लेटर ऑन हम ए की भी डिपेंडेंस देखेंगे और एस का भी डिपेंडेंस देखेंगे विथ पी वी एंड पी। तो एक चीज ये भी है कि जो जिसके साथ वेरिएबल है उसी का इफेक्ट देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल लिखे हमने, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हो सकता है कि ए कोई 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो 2 पे ही जो हम डिपेंडेंस देख पाएंगे, तीसरा छोड़ देंगे। दैट्स वाई ये जो आपकी हेडिंग है वो एक कॉमन हेडिंग है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो कैसे दी जाती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखी और इसको हमने डिराइव करके भी देखा कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो जी इक्वल्स टू एच माइनस का टी एस। हमें पता है कि जो एच है इंथैल्पी है, इंथैल्पी कैन बी गिवन एज एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ये भी हमने देखा पिछली क्लास में। ठीक है, अब आप क्या करो कि इस जी में एच की वैल्यू को पुट कर दो। तो ये u प्लस का पी भी हमने यहाँ रख दिया h के जगह, और माइनस का टी एस रहने दिया। अब क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चेंज देखना है कि अगर हम स्मॉल चेंज जी में करें तो और वेरिएबल्स पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। जिस टाइम जगह बोले मैं जाऊँ कहीं पे। तो जैसे ही हमने जी को डिफ्रेंशिएट किया, इस पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो गया डी यू। यहाँ पे 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्लस का पी डी वी प्लस का वी डी पी। ये भी 2 फंक्शन है, इस पे भी प्रोडक्ट लगा दो, प्रोडक्ट रूल, माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। क्लियर? अब हमें फर्स्ट क्लास से ये पता है, फर्स्ट क्लास से ये पता है कि जो हम डी क्यू है, डी क्यू को लिखते हैं डी यू प्लस का पी डी वी। क्लियर? तो आप जो डी यू प्लस पी डी वी है इसको आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू। और सेकेंड ला क्या कहता है, सेकेंड ला कहता है कि जो है डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो यहाँ से आ गया डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, मतलब इस टी डी एस के जगह और इस डी यू प्लस पी डी वी के जगह हम डी क्यू लिख दें। तो चलो इनकी वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो इन दोनों की। ठीक है, जहाँ पे टी डी एस है उसे डी क्यू लिख दो, ये भी जो है इसे डी क्यू लिख दो, यू प्लस पी डी वी। तो अब ये हो गया इक्वेशन आपका पूरा का पूरा इक्वेशन, डी जी इक्वल टू डी क्यू प्लस का पी डी वी डी पी माइनस का डी क्यू माइनस का एस डी टी। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब ये जैसे ही कैंसिल आउट हुआ, आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा वो बचा डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी। ठीक है, सिंस हमने आपको पहले ही जो है मैक्सवेल के रूल्स पढ़ा दिए थे, तो आप मैक्सवेल से भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस यूनिट में बाद में है, तो मैं वीडियो लेक्चर में बाद में ऐड कर दूंगा, वो लेक्चर इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो वहां से भी मैंने आपको सिखाया था कि आप इस चीज को निकाल सकते हो। ये चीज हमने बताई थी, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे हैविंग गुड अमेरिकन अंकल। ठीक है, तो अगर आपको जी निकालना है तो जी किनके किनके बीच पड़ रहा है, ये जी पी और टी के। तो जी जी के साथ डेल्टा लगाओ, डी लगाओ, तो इसके साथ भी डी, इसके साथ भी डी। चलो हमने जी लिखा, यहाँ डीपी लिखा, यहाँ डी टी लिखा। अब हमने कहा कि पी के सामने कौन सा है, वी, हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस का वी लिखा। क्लियर? टी
ये लेस सेकंड टर्म क्या है, dt, ये dt। अब dt के सामने कौन सा है, s, लेकिन हम एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि एरो हमारी ऐसे थी, हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का s। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट परफेक्ट क्या था कि अगर आप मैक्सवेल पहले नहीं पढ़े होते तो आप इस तरीके से कर सकते थे। सिंस मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन वो वीडियो लेक्चर में इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन आ गया, और यही बताएगा कि जो जी किस पे निर्भर करता है, डीजी हाउ वेरीज विद डीपी एंड डीटी, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन above इक्वेशन 5 we can found the dependence of g on t and p। तो यहाँ पे हमारा जो है जी जो है p और t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें, चलो एक चीज को कांस्टेंट ले लो, चाहे टेम्परेचर चाहे प्रेशर, तो हमने पहले ले लिया प्रेशर कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो डीपी क्या हो जाएगा, 0। देन इक्वेशन 5 विल बी मॉडिफाइड एज डीजी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस का एस dt। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dt को इधर ट्रांसफर कर दो, dg बाई dt, सॉरी डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p इक्वल्स टू माइनस का s। क्लियर। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि जो ये क्वांटिटी है डेल जी बाई डेल टी, इसका जो वेरिएशन है वो रिजल्ट किस में करेगा, वो रिजल्टेंट किस में चेंज देगा, अपना एस में। मतलब वो सिस्टम की इंट्रोपी घट रही है बढ़ रही है, सिस्टम की इंट्रोपी घट रही है बढ़ रही है, उसके बेसिस पे चेंज करेगा, ठीक है। क्लियर। तो अगर आप एक आगे मैंने इसका पॉइंट लिखा है, अगर आप लिखना चाहो तो आप इस इक्वेशन से यहीं से कर सकते हो। सपोज करो कि आपने टी को बढ़ाना है, अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, टेम्परेचर राइज करोगे तो आगे माइनस लगा है, ओवरऑल क्वांटिटी किस में बढ़ेगी, माइनस में, और माइनस में बढ़ने का मतलब हुआ कि जो डीजी है आपका डिक्रीज करे। एक पॉइंट यहां से हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो dt अगेन 0 हो गया। देन इक्वेशन 5 कैन बी मॉडिफाइड एज dg एट कांस्टेंट t इक्वल्स टू vdp, और r इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट t इक्वल्स टू v। इस dp को इधर ट्रांसफर कर दो। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको हम पार्शियल में क्यों चेंज कर रहे हैं, यहाँ तो डी डी लिखा है लेकिन यहाँ डेल क्यों कर दिया, ये भी समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी दो पे निर्भर कर रही थी, दो चीजों पे डिपेंडेंट है, और एक चीज को हम कांस्टेंट ले रहे हैं। तो आपको पता है कि जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं फिर डेरिवेशन करते हैं, दूसरे चीज को कांस्टेंट रखते हैं फिर डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको डेल में सिंबल में चेंज कर दिया, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि एज पर इक्वेशन 6 negative sign indicate that the free energy function g decreases by increasing temperature। ये हमने अभी बता दिया था। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो भी अब देख लो यहां से, अगर हम यहां से कहें कि p को बढ़ा रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपका साइन है प्लस में, तो ये पूरी क्वांटिटी प्लस में बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पे g इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाने पे g इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो। क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आएंगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बैक वाले पेज पे है, आगे आएगा अभी। देख अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो हो गया था। चलो इक्वेशन 6 इंडिकेट दैट फ्री एनर्जी फंक्शन g इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी जो मैंने इक्वेशन बताई जहां पे g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p था, प्लस का p, तो बेसिकली दैट्स व्हाई कह सकते हो कि डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है इसलिए इंक्रीज करेगा। अब इस चीज को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो चलो सबसे पहले हम वेरिएशन देखते हैं जी का प्रेशर के साथ। फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, हाउ प्रेशर के साथ वेरी कर रही है। तो प्रेशर के साथ अगर आप वेरिएशन देखते हो तो अगर हम सॉलिड के केस में देखें तो सॉलिड के केस में अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि डेल जी बाई डेल पी जो आपकी क्वांटिटी थी, डेल जी बाई डेल पी क्वांटिटी थी एट कांस्टेंट टी, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही थी, वी को, ठीक है। ये क्वांटिटी किसको रिफ्लेक्ट कर रही थी,
वी को। और अगर ये वी को रिफ्लेक्ट कर रही है तो आप कह सकते हो कि सॉलिड के केस में वॉल्यूम बहुत कम बढ़ेगा, बहुत कम। दैट्स वाई बुकों में देखोगे तो बुकों में जो लाइन है वो ऑलमोस्ट ऐसे दे रखी है। मैंने थोड़ा सा टिल्टेड किया कि हाँ अगर हम प्रेशर थोड़ा और ज्यादा बढ़ाएं तो हमारे बहुत सारे सॉलिड है टूट जाते हैं। थोड़ा सा हमने स्लोप हल्का सा बढ़ा दिया है, आल्दो बुक में जो है थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन जैसा दे रखा है, ठीक है, लेकिन वहां पे लिखा है लो प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है लिक्विड के केस में देखें तो लिक्विड के केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जी बढ़ेगा, ठीक है, साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है लिक्विड का, ठीक है। अब एक चीज ये देखने वाली बात है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैसेस के केस में केवल वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन इनिशियली जब तक गैस का लिक्विफिकेशन पॉइंट नहीं आएगा, एक क्रिटिकल टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, तब तक उसका जो है वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि ये जो जी है जी इंक्रीज होगा, बेसिक सेंस में अगर हम कहें तो जी इंक्रीज होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वॉल्यूम से रिलेट करने से ज्यादा अच्छा है कि जी से ही पहले देख लो। तो जी क्लियर कट आपको दिख रहा है कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी है, तो पी बढ़ाओगे तो जी बढ़ेगा। लेकिन सिंस यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा था, ये थोड़ा वॉल्यूम से रिलेट करके बताया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। आप कहोगे कि जो एक हमारा जो केन होता है परफ्यूम का, उस परफ्यूम के केन में हम बहुत सारी गैस को प्रेशर के बेसिस पे भर सकते हैं, फिल कर दें, लेकिन आप अगर केन को पकड़ के देखोगे तो केन के जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो कम हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। दैट्स वाई यही कहा, इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका परफ्यूम खत्म हो जाए तो भी उस केन को आप जलती आग में मत फेंको। अदरवाइज आपने फेंक दिया तो वहां पे एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो विस्फोट विस्फोट करेगा वो केन जो आपको यूजलेस है, परफ्यूम का खाली हुआ, वहां पे अगर आग लगा दो तो बम की तरह फट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो गैसेस हैं वो हाईली फ्लेमेबल होती है, पहली बात, और दूसरा हाई प्रेशर जनरेट होगा। क्लियर? यस नेक्स्ट सर। पॉइंट है जी का वेरिएशन टी के साथ। ये भी हमने देखा था, जो जी का वेरिएशन था डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये क्वांटिटी थी माइनस का एस। इस माइनस का एस खुद ही बता रहा है कि अगर आप टी बढ़ाओगे तो ये जी घटेगा ओवरऑल। क्यों घटेगा? क्योंकि एस की वैल्यू घट रही है, तो सारे केसेस में देखो घट रही है। प्लस कोई भी ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्वांटिटी किसी और पे निर्भर कर रही थी, इसका इंटरसेप्ट है, ठीक है। देखो दोनों ग्राफ में कहीं भी जीरो से स्टार्ट नहीं किया है, ये जीरो जीरो का पॉइंट होता है। तो ये पूरे इक्वेशन के आधार पे ये ग्राफ है, दैट्स वाई हम इसको ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड के केस में देखो, सॉलिड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ठीक है। लिक्विड के केस में बढ़ाओगे तो भी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ठीक है। और गैस के केस में बढ़ाओगे, सॉरी, हाँ नहीं यहां से कहो, हाँ सॉलिड के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जी डिक्रीज होगा, जी डिक्रीज हो रहा है, ये जी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीज हो रहा है, सॉरी जी भी जी डिक्रीज हो रहा है। एस कैन बी गिवन एज एक्स बाई एक्स, यहां से कर लो इसको, एक्स बाई वाई के तौर पे हम दे सकते हैं इस क्वांटिटी को जेड। तो इसका स्लोप होगा वो इंक्रीज होगा, ये जो स्लोप होगा यहां से करोगे तो ये आ जाएगा स्लोप से, ठीक है। स्लोप स्लोप देखो डिक्रीज होता जा रहा है। इस इक्वेशन में अगर देखो तो इस इक्वेशन में बहुत ज्यादा स्लोप है। ये डेल्टा की वैल्यू देखोगे, tan थीटा की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखोगे तो tan थीटा इससे कम है, और यहाँ पे देखोगे क्योंकि स्लोप यहाँ पे एस की वैल्यू को देगा ना, तो ये जो थीटा है कम होता जाएगा। क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये होगा, ये इसको ऐसे कर लो क्योंकि ये स्लोप में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर इसका रिलेशन देखना है तो आप इस चीज को देख सकते हो कि जी बढ़ाने पे टी की क्या इफेक्ट आएगा, ये ऐसे यहां से ये टी बढ़ाओगे तो जी को घटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ओवरऑल टर्म क्या है, निगेटिव है,
ठीक है। तो जैसे जैसे हम टी बढ़ा रहे हैं, देखो ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, तो ये सबसे ज्यादा ऊपर है, नीचे आते आते कम हो रहा है ना। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये 2 के आसपास है, तो ये कम होता जाएगा। तो ये था जो आपका फिगर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस जी इज ए स्टेट फंक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 5 थी ऑलमोस्ट, वी डी पी माइनस एस डी पी, सॉरी वी डी पी माइनस का एस डी टी। तो ये जो इक्वेशन है, हम इसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर कर सकते हैं। इफ जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पार्शियल मतलब अगर दो का फंक्शन, तो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं कि जी इज द फंक्शन ऑफ टी एन टी, दो का फंक्शन है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, डीपी है यहाँ पे, dt है। तो आप इसको लिख सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन ये वाली, डेल एम बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो ये एक्सप्रेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब इससे कंपेयर कर लो, कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करना है। यहाँ कंपेयर करो, m की जो वैल्यू है वो क्या है, v है, s की वैल्यू जो है n है, dt की वैल्यू dy है, और dp की वैल्यू dx है। इन सब की वैल्यू रख दो, यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस का डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, कुछ नहीं करना। आप m के जगह क्या रखना है, देखो m के जगह v रखना है, तो m के जगह v रख दिया, और m के साथ क्या आ रहा है, y। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप कुछ नहीं, आप यहां से कर सकते हो, ये दूर वाला दूर वाले के साथ, पास वाला पास वाले के साथ रखना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब dp के साथ ds आएगा, मतलब ds अपान dp हो गया, और डेल v के साथ डेल t आएगा, तो ये हो गया डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। क्लियर, ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट है कि अगर हम इक्वेशन 7 की बात करें, तो ये इक्वेशन था डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू वी। अब ये कह दें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या करो आप डीपी को इधर चेंज कर दो, इसके पहले वाला इक्वेशन जो आपने अभी पढ़ा, तो यहां से हो गया डीजी इक्वल्स टू वी डीपी। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, ये हो जाएगा जी1 टू जी2 डीजी इंटीग्रेशन ऑफ, और v कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, p1 टू p, dp को इंटीग्रेट कर दें। अब हमें सेंस पढ़ना क्या है, मोस्ट ऑफ द गैसियस इक्वेशंस के लिए पढ़ना होता है, आइडियल गैस के लिए। तो हम यहाँ से कह दें कि अगर हम आइडियल गैस के लिए v की वैल्यू चेंज कर दें, ठीक है, देखो, तो फर्स्ट हमने क्या केस लिया है कि कंडेंस फेज हो। कंडेंस फेज हमारे पास दो होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, और दूसरा क्या है, गैसियस फेज या वाइपर फेज, जिसे हम आइडियल गैस का केस लेंगे। तो उस पूरे इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड है तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के थोड़ा बहुत चेंज करने से, डीपी प्रेशर के चेंज करने से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल्स टू V डेल्टा P, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका जस्टिफिकेशन भी लिखा है, सिंस स्मॉल प्रेशर चेंज, स्मॉल प्रेशर में चेंज करें तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सिमिलर, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। हेंस डिपेंडेंस ऑफ G on P can be ignored, hence G is mainly the function of T, mainly depends on T। किस केस में, कंडेंस फेज के केस में, सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से बनते हैं, इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये अगेन वही इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dg इक्वल्स टू v इंटीग्रेशन ऑफ dp विद इन द लिमिट p1 टू p एंड g1 टू g। ठीक है, अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन v को हम लिख सकते हैं nRT बाई p, यहाँ पे v की वैल्यू रख दी nRT बाई p। अब ये p है और ये dp है, p को ऊपर ले जाओ, p इनवर्स dp लिख दें, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा ln p, और p पे लिमिट लगा दो, ये इंटीग्रेशन हो गया ln और p, और यहाँ पे जो है p1 p2 लिमिट लगा दो, ये p2 होगा ये p1 होगा। ठीक है, ये लिमिट लगा दो, तो जैसे आप लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ से डेल्टा जी इक्वल्स टू
nRT ln P2/P। तो ये आइडियल गैस का केस हो गया, जहां पे हमने ये देखा कि जो है डेल्टा जी हमारा किस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड सेकंड जो चीज थी उसको हमने छोड़ दिया था। अगर आप देखो तो वहां पे एस आ रहा था, और एस को आप किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, पी और बी के टर्म में नहीं लिख सकते आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस में एस इक्वल टू पीबी इक्वल टू एनआरटी आता है, तो वो इक्वेशन नहीं बनानी है आपको। तो यही आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से।